इस केस में, और 8 लाख के लगभग डेथ होती है। तो ये अपन कह सकते हैं कि रेशियो इसका 50%, एंड यानी हर मिनट में एक डेथ होती है। लेकिन क्या आम जनता, सिस्टम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलकर इस जंग को जीत सकते हैं? तो डॉक्टर साहब से हम इन सब चीज़ों को लेके इनसाइट जानेंगे। सो डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया। ओके, सो सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके पास किस टाइप के पेशेंट आते हैं एंड किन पेशेंट्स को डील करना हार्ड होता है? देखिए, हमारे पास क्या है कि ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार और दिल्ली, इस एरिया के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। बिहार, दिल्ली? हाँ, बिहार से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं अभी। और हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो जो कॉमन है, या तो लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, या फिर जो पेट के कैंसर्स होते हैं, गॉल ब्लैडर, उनके कैंसर आते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस कम है। और एडवांस स्टेज में एक बार पेशेंट जब चला जाता है तो उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे कि आप अभी कर रहे हो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस के बाद जो है कैंसर यदि अर्ली डिटेक्ट होगा तो उसको हम इलाज भी ढंग से कर पाएंगे, और साथ साथ में इलाज का जो खर्चा है वो भी कम होगा। मेनली डील करना किन पेशेंट्स को ईजी होता है? लाइक रूरल से आते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, या ओवर थिंकिंग वाले, किन को डील करना है? देखिए ये तो ऐसा है कि ये चीज़ें रूरल या अर्बन या एजुकेशन या अनएजुकेटेड, उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। लेकिन मोटे मोटे पे ये है कि जो पेशेंट हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हमको डील करना ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि वो एक फेथ करके आते हैं, और हम जो बोलते हैं वो बात वो कर लेते हैं, चुपचाप कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। और दूसरा, जो इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं उन पे हमारा भी वो ज़्यादा मन रहता है कि इन पेशेंट्स को कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, इन पेशेंट्स को हम ठीक करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, बजाय कि उसके कि जो पेशेंट्स ज़्यादा फेथ नहीं करते। तो ये एक बॉन्डिंग होती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो वो बॉन्डिंग यूजुअली रूरल पेशेंट्स में हमारी ज़्यादा रहती है, या तो जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ उसके कारण, या मतलब दूसरा ये होता है कि वो जो है वो ब्लाइंड फेथ करते हैं डॉक्टर पे। तो वो फिर डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आप पे ब्लाइंड फेथ कर रहा है, तो आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट दो जितना पॉसिबल है। अच्छा, वैसे बता दूं डॉक्टर साहब एक किसान परिवार से आते हैं, नौहर से नेटिव है। एंड डॉक्टर साहब, एक जो पेशेंट है जो बहुत सारे एस्पेक्ट देख के और बहुत सारे डॉक्टर के पास जाता है, एंड ऑफ द डे जो स्टेज आती है वहाँ जाके वो फिर एक डॉक्टर पे रिलाई करता है। तो ये बहुत सारे डॉक्टर को लाइक आपके पास गया मैं, वहाँ मेरे को लाइक किसी ने और ने बोल दिया कि सर इससे कंसल्ट करना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसको कैसे? इसमें मैं मरीजों को ये राय दूंगा कि वो एक जगह टिक के इलाज कराएं, इधर उधर नहीं भागें। और वही बात आ गई आगे कि यदि अवेयर होगा पेशेंट तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि वो मेरे सिम्टम है वो कैंसर से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट कैंसर के डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इधर उधर भटकते हैं वो भी, उसमें भी पेशेंट की गलती नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। यदि अपन सब लोग मिलके अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें भी कम होंगी, और पेशेंट है वो कंसल्टेशन में टाइम नहीं बिगाड़ के और ट्रीटमेंट जल्दी चालू करेगा। क्योंकि पेशेंट मल्टीपल जगह कंसल्टेशन करता है तो उस दौरान बीमारी तो रुकती नहीं है, वो अपनी जगह बढ़ती रहती है। तो इसलिए यदि मल्टीपल जगह पेशेंट जा रहा है या बहुत से डॉक्टर से होते हुए फिर लास्ट में इधर आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि हम लोग अवेयर नहीं है, अपना समाज अवेयर नहीं है, अपना समाज इन चीज़ों के लिए भी तैयार नहीं है, जो कि अपने को तैयार करना है उसको। ओके, तो मेनली जो रूट कोज है वो अवेयरनेस है, राइट। एंड ओके सर, सो वी स्टार्ट करते हैं। भारत में बहुत लोग कैंसर को अभी भी एंड मानते हैं सर, कि कैंसर मीन डेथ। बिल्कुल। एंड क्या ये स्टिग्मा और फियर अर्ली डिटेक्शन को रोकता है? देखिए, कैंसर के प्रति, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये बाधा बनता है। और कैंसर के प्रति बहुत से मिथ हैं अपने, जो कि ट्रीटमेंट में और अर्ली डिटेक्शन में बाधा बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं कुछ एक मिथ जो कॉमन हमारे सामने आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो किसी को यदि कैंसर हो जाता है तो उससे कई लोग डरने लग जाते हैं। उनके मन में ये रहता है कि जैसे टीबी है या दूसरी चीज़ें हैं वो आके फैलती है। वो हमसे पूछते भी हैं कि भी मेरे माताजी को कैंसर हो गया है, तो क्या हमारे जो बच्चे हैं, पोते हैं, इनके दोते हैं, उनको इनके साथ बैठने दें क्या, इनके साथ खाना खाने दें क्या, इनके बर्तन हम अलग रखें क्या। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर भी एक संक्रमण बीमारी है, आगे फैलती है एक आदमी से टच होने से दूसरे से। तो ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत धारणा है।
तो कैंसर जो है यदि किसी को घर में एक को होगी तो आगे वो उससे नहीं फैलेगी, वो आगे नहीं फैलेगी। तो आप उस कैंसर पेशेंट की बढ़िया तरह से केयर कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, उसके साथ खाना खा सकते हो। तो कैंसर एक संक्रमण वाली बीमारी नहीं है, वो आगे एक आदमी से दूसरे आदमी, जैसे टीबी फैलेगी या दूसरी बीमारी फैलेगी, वो नहीं फैलेगी। एक तो मिथ ये है। लेट मी इंटरव्यू सर, ये जेनेटिक वो उस पर अपन आएंगे, उस पर अपन अभी आगे आएंगे भी। एक तो ये मिथ हो गया कि कैंसर क्या साथ बैठने से या साथ खाना खाने से फैलता है, तो ये बिल्कुल नहीं फैलता है। आप कैंसर पेशेंट्स को पूरी भावनात्मक रूप से जुड़े रहो, क्योंकि इलाज के साथ साथ रिलेटिव्स का और जो खासकर जो नियर डियर हैं उनके साथ जुड़े रहना, उसके लिए उसके भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको यदि आइसोलेट कर देंगे तो वो आधा वैसे ही मर जाएगा। तो उससे अपने को अलग होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कैंसर आपको नहीं हो सकता, उससे वैसे फैल नहीं सकता। जेनेटिक वाली बात अलग हो गई, वो अपन आगे बात करेंगे। एक तो मिथ ये है। दूसरा मिथ ये होता है कि कैंसर मतलब डेथ। भी वो ये मान के चल देते हैं कि यदि कैंसर हो गया तो इसको तो मरना ही है, अब इसका इलाज कराएं या नहीं कराएं, सर्वाइव तो करना है 5-4 हाँ, तो ये चीज़ें, ये भी मिथ है। कैंसर बहुत सी जगह पे क्योरेबल है, खासकर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर से अपन जीत सकते हैं। कैंसर से ठीक होते हैं मरीज़। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कैंसर होता है उसके बाद तो ठीक भी होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं। तो कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। तो ये एक मिथ अपने को समाज में दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए कैंसर से डरना बंद करना है अपने को, और कैंसर से अपने को मिलकर लड़ाई करनी है। अच्छा, तीसरा मिथ एक ये है कि यदि अपन कैंसर किसी को हो गया है, तो कोई गांठ हो गई है, तो उसका अपन यदि कोई जांच कराएंगे या बायोप्सी कराएंगे तो उससे पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये पूरी तरह से गलत धारणा है, क्योंकि कैंसर की यदि हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो कैंसर किस टाइप का है। कैंसर हज़ारों टाइप के होते हैं, तो हम उसका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कैंसर की बायोप्सी करने से वो फैलता नहीं है। अब ये धारणा क्यों बन गई है? क्योंकि देखो, कैंसर की बायोप्सी यदि हमने 100 मरीजों में की और उसमें से मान लो हम 50 बचा पाए, 50 नहीं बचा पाए, तो वो लोग ये धारणा बना लेते हैं जो बचे नहीं है, हालांकि वो कैंसर अग्रेसिव था इसलिए नहीं बचे, कि ये बायोप्सी की शायद इसलिए फैल गया और वो मर गए। तो कैंसर की बायोप्सी करने से या कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए उसका सुई से जांच करने से कैंसर आगे फैलता नहीं है। तो ये, क्योंकि ये इसी मिथ के कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत छोटी सी गांठ लेके आते हैं, लेकिन इसकी जांच तो हम नहीं कराएंगे, दवाइयाँ दे दो, हम दवाइयाँ कैंसर की दे नहीं पाएंगे जांच के बिना। फिर वो 4-5 महीने बाद बहुत बड़ी गांठ लेके आता है, तब वो ठीक होने वाली स्थिति में होता नहीं है। तो इसलिए एक इस मिथ को अपने को दूर करना ज़रूरी है कि कैंसर की बायोप्सी या कोई जाँच करने से वो पूरे शरीर में नहीं फैलता है। और इसके अलावा जो अपने एक धारणा ये रहती है कि क्या कैंसर जेनेटिक है या आगे से आगे फैलता है कि नहीं फैलता है। तो इसमें क्या है कि सारे कैंसर जेनेटिक नहीं होते। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं कि स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो 15% कैंसर हैं स्तन के, वो जेनेटिक होते हैं, यानी कि वो वंशागत आगे जा सकते हैं। 85% है वो नहीं होते हैं। तो अब वो 15% हैं, वो अपने को, हम लोगों को बहुत से उसके लक्षण होते हैं, उसको हमको डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा है वो आनुवंशिक है, कौन सा आनुवंशिक नहीं है। और फिर यदि हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आनुवंशिक हो सकता है, तो अब हम उसके कुछ पर्टिकुलर जाँचें होती हैं, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं ताकि हम ये पता लगा लें कि ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, जेनेटिकली है कि नहीं है। और फिर उसके हिसाब से हम उनके बच्चों को भी अवेयर कर देते हैं, ताकि यदि वो जेनेटिक है तो वो बच्चे उस पर जल्दी जल्दी जांचें करवाएं। उसके अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं जांचें करवाने की, जो रूटीन से ज़्यादा अग्रेसिव रहती हैं, और यदि बच्चों में होता है तो जल्दी पकड़ में आ जाए। तो सारे कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ से कैंसर जेनेटिक होते हैं, और वो ज़्यादातर कैंसर 5% 10% के जेनेटिक होते हैं। 85% जो कैंसर हैं वो जेनेटिक नहीं होते, यानी कि वो आपको आपके पूर्वजों से नहीं मिले होते, वो अपन खुद नहीं पाले हुए होते हैं, जो कि अलग अलग अपने कारण होते हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं। तो जेनेटिक कैंसर्स होता है, लेकिन सारे कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं। ये कुछ एक अपने मिथ हैं जिनको अपने को जो नेगेटिव फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, तो हमें लगता है कि ये हो रहा है। हाँ, ओके सर। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई कम लोग कीमो को जहर मानते हैं, एक बर्डनेस होता है, डरते हैं, कहते हैं ये भगवान की मर्जी है, डिवाइन की। क्या सुपरस्टिशन कैंसर की लड़ाई को धीमा कर रही है, ये बैरियर बन रहा है सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि कीमोथेरेपी जहर है और ये दे देंगे तो ये मर जाएगा, या वो बहुत कमज़ोर कर देगा, या कीमोथेरेपी से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाएगी, तो हमको बोलते हैं साहब कीमोथेरेपी मत करो। तो ये बिल्कुल मिथ है। कीमोथेरेपी है वो आजकल, हालांकि पहले जो कीमोथेरेपी थी वो काफ़ी एग्रेसिव होती थी, पेशेंट को प्रॉब्लम भी काफ़ी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे नया ट्रीटमेंट भी आ रहा है, धीरे धीरे नई कीमोथेरेपी भी आ रही है,
नया सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी आ रहा है। तो आजकल कीमोथेरेपी तो बहुत इजी रहती है। बहुत सी कीमोथेरेपी तो ऐसी होती है जिनमें बाल्डनेस नहीं भी होती हैं, और नई दवाइयाँ भी आ गई जिससे बाल झड़ना, उल्टी आना नहीं होता है। तो कीमोथेरेपी है वो जहर नहीं है, कीमोथेरेपी एक टाइप का ट्रीटमेंट है। तो कीमोथेरेपी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक मिथ है कि कीमोथेरेपी से मर जाएगा या कीमोथेरेपी से प्रॉब्लम होएगी। कीमोथेरेपी अपने आप को ठीक करने में हेल्प करेगी। सर एक अपन जैसे टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, तो आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? ये क्यूरेबल या इस काइंड ऑफ कोई वैक्सीन डेवलप होने का ऐसा कुछ भविष्य देखते हैं आप? बाहर की बहुत सारी आप स्टडी भी किया, रिसर्च में भी आप जाते हैं, तो इसका कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जिस डायरेक्शन में कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर क्या हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट जा रहा है उसको हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो बीमारी के अंदर अंदर साइंटिस्ट घुसते जा रहे हैं। एक जैसे कोई भी एक जैसे लंग कैंसर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आज से 10 साल पहले क्या था कि किसी को यदि लंग कैंसर हो गया है तो उसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट था, एक फिक्स कीमोथेरेपी थी, वो 100 पेशेंट्स हैं सबको हम वही देते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी मोलिकुलर टेस्ट, नए मोलिकुलर टेस्ट आ रहे हैं, नए टेस्ट आ रहे हैं, उनसे हमको ये पता चला है कि लंग कैंसर भी सैकड़ों टाइप के होते हैं और उनका हर का अपना अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए अभी धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी पर्सन आया, उसके उन्होंने बायोप्सी ली, फिर उसका टेस्ट लगा के पता लगाएंगे इस आदमी में कौन सी दवा काम करेगी, वो उस आदमी के लिए दवा बनेगी और उससे वो ठीक होगा। ये हमारा एक सोच है कि धीरे धीरे हम इस टाइम तक जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो आपने दूसरा बोला था वैक्सीन वाला, जो कि प्रिवेंशन का है, उसके लिए भी बहुत सी अभी वैक्सीन भी कैंसर में 2 टाइप की होती हैं। एक तो ये जैसे अपन नॉर्मल पोलियो की वैक्सीन है, या वो अपन इसलिए देते हैं कि पोलियो हो ही नहीं, तो उस टाइप की वैक्सीन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसी वैक्सीन डेवलप भी हुई हैं जिससे कि कैंसर हो ही नहीं। दूसरी कैंसर्स कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो कि कैंसर होने के बाद उनको ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो दोनों टाइप की वैक्सीन है जो कि डेवलप हो रही हैं। हालांकि वैक्सीन्स हैं वो डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा, जो कि खासकर ठीक करने वाली वैक्सीन्स हैं। बाकी जो डेवलप नहीं होने देने में एक HPV वैक्सीन है, एक एग्जाम्पल है इसका, जो कि अपने बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर, जो कि इंडिया में कुछ साल पहले तक सबसे कॉमन कैंसर था। महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर सबसे ज़्यादा होता था इंडिया में। हालांकि अब वो दूसरे नंबर पे आ गया, ब्रेस्ट कैंसर पहले नंबर पे है। तो अब सर्विक्स का कैंसर अभी भी बहुत लोगों में होता है, और सर्विक्स के कैंसर होने का 90% कारण होता है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, उसके कारण 90% लोगों में सर्विक्स का कैंसर होता है। अब उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन आ गई है जो कि इंडिया में अवेलेबल है, और अभी इंडियन गवर्नमेंट उसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी लेने के लिए कोशिश कर रही है। यदि वो वैक्सीन 9 साल की बच्ची से लेके और 25 साल की बच्ची को हम लगा देते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही डोज लगती है, तो उसमें सर्विक्स कैंसर होने के 90% चांस कम हो जाते हैं। यानी कि 100 महिलाओं को भी हो रहा है तो सिर्फ बाद में 10 महिलाओं को ही होगा। ऐसे ही और जैसे एक लीवर कैंसर होता है, उसका एक कारण होता है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अपने पास उपलब्ध है, तो यदि अपन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं तो HBS इन्फेक्शन से तो बचते ही हैं, साथ में लीवर कैंसर होने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत सी वैक्सीन्स आ भी गई हैं। सर ये मैंने पहली बार सुना है आपसे, रियली इट्स हेपेटाइटिस बी की बताइए आपने। हाँ, हेपेटाइटिस बी की अपन वैक्सीन लगाएंगे तो अपने हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो एक HCC कैंसर होता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर हम बोलते हैं, जो लीवर का कैंसर है और बहुत ही डेडली कैंसर है, ख़राब कैंसर है। यदि वो होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। तो उसमें जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है उसका एक मुख्य कारण है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। एक कारण, सारे कारण नहीं है, जैसे अल्कोहलिक में भी हो जाता है कई बार। तो वो यदि अपन वैक्सीन लगाएंगे तो अपने को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो कैंसर होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये इस वैक्सीन से अपने को कैंसर में भी प्रिवेंशन मिलता है।